प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2022 के अंदर वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राज्य यदि कोई बन रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर 2022 के चुनाव के अंदर जो कुछ घटित होगा वो 2024 की रूपरेखा भी जरूर तय करेगा। ऐसे में कांग्रेस 2024 के लिए अपनी संजीवनी तलाश रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव और मायावती जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यदि 2022 के चुनाव में यदि उनको सफलता नहीं मिलती है तो फिर 5 साल उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी के लिए अपनी साख बचाने की जिम्मेदारी है और 2024 के लिए केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर उनको स्थायित्व देने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात का पता योगी आदित्यनाथ जी को भी अवश्य है। इसीलिए कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने भी ये कहा है कि यदि 2024 के अंदर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में बिठाना है तो 2022 में आपको योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। ऐसी अपील उन्होंने वहां की जनता से की है। अब रोमांचक मुकाबला तो अवश्य है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आखिर होगा क्या? कौन सत्ता में आएगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, किसकी छवि मजबूत होगी, कौन सर्वाधिक नुकसान में रहेगा? क्या प्रियंका गांधी जी कुछ चमत्कार कर पाएंगी? मायावती जी क्या सवर्णों का वोट दोबारा अपनी तरफ कर पाएंगी? अखिलेश यादव क्या योगी सरकार के खिलाफ माहौल पैदा करके अपनी सीटें बढ़ा पाएंगे? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनका जवाब आप अवश्य जानना चाहते हैं। और ऐसे में आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैंने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज का अध्ययन किया है और तब ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। इसमें मैंने कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी जी की कुंडली को लिया है, मायावती जी की कुंडली को लिया है, बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने अखिलेश यादव की कुंडली को लिया है और बीजेपी की तरफ से मैंने योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को लिया है। और इन चारों की कुंडली को सामने रखते हुए पर्टिकुलर एक फोकस किया है मार्च के महीने में, क्योंकि मार्च के माह में, मार्च 2022 में ही यूपी के चुनाव के परिणाम आएंगे और नई विधानसभा का गठन होगा। ऐसे में मार्च का समय इन चारों की कुंडली में क्या कह रहा है और मार्च का गोचर इन चारों की कुंडली का क्या फलादेश कर रहा है। अगर यह चीज हमारे सामने होगी तो हमें यह समझने में आसानी होगी कि आखिर कौन लाभ में रहेगा और कौन नुकसान में रहने वाला है। और इसीलिए वीडियो बना करके भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दर्शकों, सबसे पहले हम मार्च के गोचर का अध्ययन करते हैं कि मार्च में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। इसके लिए मैं मार्च के प्रथम सप्ताह को ध्यान में रखते हुए फिर उस गोचर का अध्ययन कर रहा हूं और आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मैं ये एक छोटा सा चार्ट भी आप लोगों को बना के समझाता हूं कि आखिर मार्च का गोचर क्या कहता है। दर्शकों, यदि मार्च के गोचर को हम ध्यान से देखें तो उस समय पर मंगल अपनी उच्च राशि में है और शनि भी अपनी ही राशि में है और शनि मंगल की युति बनी हुई है मकर राशि के अंदर। बृहस्पति कुंभ राशि में है और सूर्य के साथ हैं और इस समय पर बृहस्पति अस्त भी है। शुक्र भी उस समय पर मकर राशि में रहेंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसका आकलन हमें करना है। अब ये तो ब्रह्मांड में गोचर की परिस्थिति बनती है जो उस समय पर ग्रहों की बन रही है। अब इन परिस्थितियों को हम इन चारों की कुंडली पर एप्लीकेबल करके देखते हैं कि आखिर परिस्थितियां क्या क्रिएट होंगी। हमने गोचर का अध्ययन किया है कि मकर राशि के अंदर मंगल और शनि की युति बन रही है, बृहस्पति और सूर्य की युति कुंभ राशि में बन रही है, बृहस्पति अस्त है। अब एक चीज समझना है,
मंगल मैनेजमेंट का कारक है और अपनी उच्च राशि में है, अर्थात मैनेजमेंट परफेक्ट रहेगा। किसी भी तरह की कोई असुविधा इन चुनावों में नहीं होने वाली है। शनि भी मकर राशि में है, ऐसे में न्यायिक व्यवस्था भी अपनी जगह परफेक्टली काम करेगी, यह बात भी निश्चित है। लेकिन सूर्य कुंभ राशि में है और कुंभ राशि के अंदर सूर्य यहां एक बात का संकेत दे रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत रहेगी। लेकिन बृहस्पति अस्त है, ऐसे में इन चुनावों के अंदर निम्न स्तर की राजनीति भी जरूर देखी जाएगी, क्योंकि विवेक का घर यहां पर अस्त है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, विवेक का कारक है और वो अस्त है। ऐसे में घटिया राजनीति हो, छीटाकशी हो, अपशब्दों का प्रयोग हो, एक दूसरे के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी भी तरह से मर्यादित ना हो, इसकी संभावना बन रही है, क्योंकि बृहस्पति अस्त है। शुक्र अपनी मित्र राशि में है, इसलिए पैसा जमकर खर्च होगा, यह भी दिख रहा है। अब इन परिस्थितियों को हम एक एक करके चारों की कुंडली में एप्लीकेबल करके देखते हैं और फिर देखते हैं परिस्थितियां क्या बन रही है। सबसे पहले लेते हैं मायावती जी की कुंडली। देखिए, कर्क लगन की कुंडली बन रही है मायावती जी की, अतः जो शनि और मंगल की युति बन रही है मकर राशि में, वो उनकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रही है। मंगल कुंडली में योग कारक है और शनि नेगेटिव है। इसका इंपैक्ट यह हुआ कि मायावती जी की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर मंगल और शनि की युति गोचर में बन रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि ऐन मौके पर मायावती जी किसी के साथ समझौता कर सकती है, क्योंकि मंगल मैनेजमेंट का कारक है। कर्क लग्न है, कर्क लग्न के अंदर मंगल योग कारक है और उच्च का होकर सप्तम भाव में बैठा है, जो कि पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में मायावती जी इस चुनाव के अंदर मौका परस्त बनकर किसी के साथ समझौता करे, इसकी संभावना बनती है। लेकिन शनि वहां बैठा है और मंगल शनि साथ है, ऐसे में वो पार्टनरशिप चुनाव के बाद में बिखर भी जाएगी, क्योंकि उसके प्रयोजन सफल नहीं होंगे। ऐसे में मंगल के कारण से वोट के अंदर इजाफा तो होगा, लेकिन शनि के कारण से वो पार्टनरशिप ज्यादा लंबी भी नहीं चलेगी, यानी विवादों के साथ में उसका अंत भी होगा। ये कुंडली उनकी बता रही है, क्योंकि गोचर को जब हम कुंडली में एप्लीकेबल कर रहे हैं तो परिस्थिति ये बन रही है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति कुंडली के अंदर उनके अष्टम में आए हैं और सूर्य भी अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में जब सूर्य गोचर का आ रहा है, भ्रमण कर रहा है, तो अष्टम भाव सरकारी बाधा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ लीगल नोटिस उन्हें दिए जाएंगे चुनाव प्रचार के दौरान, जो वो आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण से मिलेंगे। लेकिन बृहस्पति भी वहां बैठा हुआ है, लेकिन अस्त है। ऐसे में दैवीय कृपा, ईश्वर की कृपा भी उनको अवश्य प्राप्त होगी और ब्राह्मण वर्ग का वोट बृहस्पति के कारण से कुछ हद तक उनके तरफ ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के अंदर अष्टम में है। अष्टम ज्ञान के लिए भी जाना जाता है, रिसर्च के लिए भी जाना जाता है, और कर्क लगन की कुंडली के अंदर नवम भाव का स्वामी अष्टम में आ जाता है, तो ईश्वर की कृपा और ब्राह्मणों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ऐसे में यहां उनके वोट बैंक में इजाफा हो, इसकी संभावना भी बन रही है। लेकिन एक चीज को समझना है, उनकी अंतरदशा प्रत्यंतर क्या कह रही है और पर्टिकुलर मार्च का माह उनके लिए क्या संकेत दे रहा है। दर्शकों, वर्तमान में उन्हें बुध की महादशा चल रही है, जो उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बुध उनकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है, जो उनके लिए योग कारक नहीं है। ऐसे में पार्टनरशिप तो लंबी नहीं चलने वाली है, यह बात निश्चित है। ऐसे में किसी भी तरह के गठबंधन का उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन उसमें चंद्रमा का अंतर रहेगा। लेकिन यह नवंबर में खत्म हो जाएगा और नवंबर के बाद से
उन्हें मंगल का अंतर शुरू होगा। ऐसे में नवंबर माह के बाद में वो किसी के साथ गठबंधन करें, इसकी संभावना बनती है और उनके मैनेजमेंट स्किल में वृद्धि होगी। बेहतर तरीके से चुनाव का वो प्रबंधन कर पाएंगी और अपने वोट बैंक को बढ़ा पाएंगी, इसकी संभावना अवश्य बन रही है। लेकिन वो वोट बैंक इतना नहीं बढ़ेगा जो उन्हें सत्ता के गलियारे तक पहुंचा सके। ऐसे में मायावती जी 2022 के यूपी के इलेक्शन के अंदर अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब अवश्य हो रही हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नजर नहीं आ रहा। ऐसे में मायावती जी को यहां पिछले चुनाव के मुकाबले फायदा होगा, वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा और थोड़ी सीट भी बढ़ेगी, लेकिन उनका मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। ये मायावती जी की कुंडली कह रही है। अब हम अखिलेश यादव जी की कुंडली देखते हैं कि उनकी कुंडली क्या कह रही है। दर्शकों, अखिलेश यादव जी की कुंडली कन्या लग्न की है और कन्या लग्न की कुंडली के अंदर यदि हम गोचर को एप्लीकेबल कर रहे हैं तो पंचम भाव के अंदर मंगल और शनि की युति बन रही है। मंगल नेगेटिव है और पंचम भाव के अंदर मंगल और शनि की युति ये इस बात का संकेत दे रही है कि काम तो बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चूक कर बैठेंगे जो उनके किए कराए पर पानी फेरने वाली है। क्योंकि मंगल मैनेजमेंट का कारक है, पंचम भाव अकस्मात लाभ का कारक होता है और अकस्मात हानि का भी कारक होता है। ऐसे में मिसमैनेजमेंट के कारण से नुकसान हो, इसकी संभावना उनकी कुंडली में बन रही है जब हम गोचर एप्लीकेबल कर रहे हैं। और यदि हम सूर्य और बृहस्पति को भी अब इस पर एप्लीकेबल करें तो इन दोनों की युति उनकी कुंडली के अंदर छठे भाव में बन रही है और छठे भाव के अंदर सूर्य के गोचर का भ्रमण व्यक्ति को शासकीय परेशानी देता है। ऐसे में सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की फटकार यदि किसी को लगने वाली है तो वो समाजवादी पार्टी को लगने वाली है। भीतरघात बहुत होगा, अपनी ही पार्टी के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा भीतरघात देखना पड़ेगा, ये उनकी कुंडली साफ साफ बता रही है। लेकिन बृहस्पति भी गोचर के छठे भाव में है, जिसके कारण से उन्हें लास्ट मोमेंट पे ही सही कुछ बेहतर नतीजे अवश्य मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनों से ही लड़ना पड़ेगा, ये उनकी कुंडली बता रही है। ऐसे में बृहस्पति का साथ मिल रहा है लेकिन वो अस्त है। ऐसे में सफलता जो दिलाने वाला प्लैनेट है वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। जो मार्ग में बाधा डालेगा सूर्य वो पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसे में अपनी ही पार्टी के लोगों का विरोध देखना पड़ेगा, शत्रु प्रबल रहेंगे और इनको नुकसान भी अवश्य पहुंचाएंगे। पंचम भाव के अंदर मंगल की उपस्थिति कुछ हद तक इनका व्यवहार ऐसा रखेगी कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, मैंने जो कह दिया जो कर दिया वो ठीक है, मुझसे कोई मत पूछो कि मैंने क्यों किया किस लिए किया। इस तरह की प्रतिक्रिया इनके अंदर रहेगी और इसके वजह से भीतरघात भी होगा, दुश्मन मजबूत भी होगा, अपनी पार्टी में विरोध भी होगा और इन सब का सामना उनको करना भी पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्हें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा गेन भी नजर नहीं आ रहा है। यानी बहुत छोटे मार्जिन से अपने पिछले प्रभाव को थोड़ा सा मैनेज कर पाए, अपने वोट बैंक को बचाने में कामयाब हो पाए, इतनी ही संभावना इनकी कुंडली में बन रही है। ये तो हुआ गोचर की बात। अब हम देखते हैं कि इनका कुंडली का प्रभाव, इनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर वो मार्च के माह में क्या संकेत दे रही है। इन्हें वर्तमान में केतु की दशा चल रही है और केतु की दशा के अंदर इन्हें शनि का एक अंतर आरंभ हो रहा है
और ये 9 फरवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी के बाद से शनि का अंतर शुरू होगा और शनि कुंडली के पंचम में बैठे हैं। ऐसे में पंचम भाव हमारे लिए अनसर्टेन गेन और अनसर्टेन लॉस को रिप्रेजेंट करता है। यहां एक बात समझनी है, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, शनि की दृष्टि 11वें भाव पर है और शनि की दृष्टि कुटुंब भाव पर है। ऐसे में यदि इन्होंने अपने कुटुंब को साथ लिया, पार्टनरशिप को सही तरह से निभाया, अपने सहयोगियों को साथ रखा और ईमानदारी का परिचय दिया, तो ही इनके वोट बैंक और सीटों में इजाफा होगा। यानी समय तो पक्ष का बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गोचर में उस जगह पर मंगल आ जाने के कारण से शनि के प्रभाव यहां दूषित हो रहे हैं। ऐसे में अहंकार के कारण से ही नुकसान होगा। और यदि शनि का साथ लिया, दर्शकों एक चीज को समझनी है, मंगल का साथ मिला तो अहंकार बनेगा, शनि का साथ लिया तो न्यायप्रियता बनेगी। ऐसे में यदि शनि के प्रभाव से प्रभावित होकर कार्य किया तो ईमानदारी का परिचय दीजिए, अपने पार्टनर्स को पूरा सहयोग दीजिए, कुटुंब को साथ लीजिए, फिर सफलता के योग बनते हैं। लेकिन ये सफलता इतनी बड़ी नहीं बनती है जो आपको सत्ता के गलियारे तक पहुंचा सके, क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर दशम भाव के अंदर चंद्रमा और शनि की एक युति बनी हुई है जो व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा के अंदर कमी अवश्य लाती है। ऐसे में वर्तमान का गोचर और जो कुंडली के अंदर अंतरदशा प्रत्यंतर चल रहा है वो व्यक्ति को एक स्टेबल रिजल्ट दे रहा है, यानी ना ज्यादा बढ़ोतरी और ना ज्यादा कमी। बढ़ोतरी तब होगी जब शनि का साथ लेके चलेंगे और कमी तब होगी जब मंगल का साथ लेंगे। ऐसे में इनका एक्शन तय करेगा कि इनके रिजल्ट में कितनी कमी होनी है और कितनी बढ़ोतरी होनी है। लेकिन इनकी कुंडली इनको सत्ता के गलियारे तक अभी नहीं पहुंचने देगी, कारण कि गुरु वक्री होकर के इनकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा है और नीच का भी है। हालांकि उसका नीच भंग राजयोग बन रहा है क्योंकि शनि केंद्र में है। ऐसे में पंचम भाव का बृहस्पति व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में कमी करता है या ओवर कॉन्फिडेंस देता है। काम को करने के पश्चात व्यक्ति को एहसास होता है कि इस काम को मैं और बेहतर कर सकता था, लेकिन न जाने क्यों उस समय पर मैं ये नहीं कर पाया। इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्ति की अवश्य रहती है। ऐसे में यहां बड़ी सफलता अखिलेश यादव जी के लिए नहीं बनती है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदर्शन के अंदर पिछले चुनाव से यदि हम कंपेयर करेंगे तो वो करीब करीब स्टेबल रहेगा, यदि ये मंगल के प्रभाव से प्रभावित होकर के अहंकार में नहीं आए तो। परिवार का यदि इन्होंने साथ ले लिया, शनि के कारण से ईमानदारी से काम किया, तो निस्संदेह अपनी प्रतिभा को दिखाने में कामयाब होंगे, सीटों को बढ़ाने में कामयाब होंगे, वोट बैंक को भी सुधारने में कामयाब अवश्य होंगे। ये अखिलेश यादव जी की कुंडली उस समय की बता रही है। अब हम प्रियंका गांधी जी की कुंडली लेते हैं कि उनकी कुंडली उस समय पर क्या संकेत देती है। प्रियंका गांधी जी की यदि हम कुंडली देखते हैं तो ये मिथुन लगन की कुंडली बनती है और अष्टम भाव के अंदर मंगल और शनि की युति बन रही है गोचर के अंदर। ऐसे में अष्टम भाव के अंदर जब मंगल हो तो व्यक्ति को आखिरी मोमेंट पे ही सही परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ता है, यानी कि बनते बनते काम बिगड़ते हैं, क्योंकि मंगल कुंडली में नेगेटिव है और गोचर का मंगल अष्टम में है, तो किसी भी तरह की बड़ी हानि वो करवाता है। बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्या ऐसा कारण बनता है कि बनता बनता काम व्यक्ति का बिगड़ जाता है। लेकिन शनि भी अष्टम में है और अष्टम का शनि व्यक्ति को थोड़ी बहुत कामयाबी तो दिलाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि
दशम भाव पर भी आएगी, शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पर भी जाएगी और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर भी आएगी। ऐसे में शनि कुंडली के अंदर योग कारक है और गोचर का शनि अष्टम में बैठा है, इसीलिए व्यक्ति के साथ में कुछ भी अन्याय वो नहीं होने देगा, लेकिन बनते बनते काम बिगड़ेंगे जरूर। लेकिन अब एक बात और देखते हैं, नवम भाव के अंदर बृहस्पति और सूर्य हैं और सूर्य नेगेटिव है। ऐसे में भाग्य स्थान पर गोचर का सूर्य है और नवम भाव हमारे भाग्य का होता है, अतः भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, ये स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन बृहस्पति के कारण से भाग्य के अंदर उतनी अड़चने नहीं आएंगी जितना हम सोच रहे हैं, अतः भाग्य में अवरोध है लेकिन फिर भी भाग्य का साथ मिल रहा है। ऐसे में बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, तो व्यक्ति यदि धर्म के रास्ते पर चलते हुए चुनाव के अंदर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा, किसी भी तरह के गलत इरादों से चुनाव प्रचार के अंदर नहीं उतरेगा, तो बृहस्पति का साथ मिलेगा और बृहस्पति का साथ मिलेगा तो व्यक्ति की प्रतिभा के अंदर इजाफा अवश्य होगा। ऐसे में इस कुंडली के अंदर एक ग्रह अच्छा है और एक ग्रह खराब है, तो स्थिति सम की बन जाती है और सम स्थिति का होने का मतलब है कि फिर आपको आपकी कुंडली के अंदर उस समय पर जो महादशा अंतरदशा चल रही है उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। अतः व्यक्ति को उसकी मेहनत का ही रिजल्ट मिलेगा, न भाग्य का साथ पूरा मिल पा रहा है और ना ही दुश्मनों से उसे पूरी तरह से निजात मिल रही है। ऐसे में उनकी कुंडली के अंदर शुक्र में बुध का अंतर और बुध में राहु का प्रत्यंतर रहेगा चुनाव के समय पर, और तीनों उनके लिए शुभ है। ऐसे में निस्संदेह कांग्रेस अपना कुछ प्रदर्शन बेहतर अवश्य करेगी, ये कुंडली दिखा रही है, लेकिन आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिलने वाली है, ये बात भी निश्चित है। ऐसे में कांग्रेस को बहुजन समाजवादी पार्टी के समकक्ष कामयाबी मिले, यानी ये ऐसी टक्कर रहेगी जिसमें कांग्रेस बहुजन समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर, यानी कि मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, तो वो तीनों में से कौन पहले नंबर पर रहेगा, तो कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर रहे और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रहे, इसकी संभावना बनती है। लेकिन जब इन तीनों की कुंडली को अपन देखते हैं तो एक चीज है, मायावती जी की कुंडली के अंदर समझौते का योग बन रहा है। ऐसे में मायावती जी जिसके साथ जाएंगी उसको फायदा जरूर होने वाला है। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाती हैं तो निस्संदेह समाजवादी पार्टी को फायदा मिलने वाला है, और वो कांग्रेस के साथ जाती हैं तो कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है। लेकिन वो मौका परस्ती को देखते हुए ही समझौता करेंगी, ये बात उनकी कुंडली साफ साफ बता रही है। ऐसे में एक आंतरिक गठजोड़ इनका हो, साइलेंट एक ऐसा समझौता हो जो अंदर खाते हो लेकिन बाहर ना दिखे, या बाहर दिखे तो केवल मौका परस्ती हो, इसकी संभावना बन रही है। लेकिन तीनों की कुंडली के अंदर ऐसे बड़े योग नहीं बन रहे हैं जो उनको सत्ता तक पहुंचाते हो। लेकिन एक चीज को समझना है, प्रियंका गांधी जी की कुंडली के अंदर गोचर न्यूट्रल है, ना नुकसान दे रहा है ना फायदा दे रहा है। महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर उनको फायदा दिखा रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी जी यूपी की मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रही हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस यूपी के अंदर उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करती है तो वो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के खाते में काफी हद तक कामयाबी डालने की ताकत उनकी कुंडली के अंदर है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि यदि कांग्रेस ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया, उनको अपना सहयोगी बनाया, और प्रियंका गांधी जी यदि यूपी की मुख्यमंत्री की उम्मीदवार बनेगी तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर वो साबित हो सकती है,
ये उनकी कुंडली बता रही है। अब ये दोनों चीजें होती है या नहीं होती है, ये वक्त बताएगा, लेकिन कुंडली के अंदर इतनी ताकत दिख रही है जो उनको बड़ी कामयाबी दिला सकती है। लेकिन सत्ता तक पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, इसके लिए हमें भी थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि एक कुंडली और बचती है योगी आदित्यनाथ जी की, उसको भी देखते हैं। फिर चारों कुंडली का एनालिसिस करके देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पर क्या होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की तरफ। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली सिंह लगन की बनती है, और सिंह लगन की कुंडली के अंदर गोचर का शनि और मंगल अभी उनकी कुंडली के छठे भाव में होगा मार्च के अंदर। ऐसे में छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन और हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए जाना जाता है। ऐसे में मंगल का वहां होना तो कंपटीशन के अंदर सक्सेस दिलाता है, लेकिन शनि का वहां होना इस बात का संकेत दिलाता है कि व्यक्ति को सफलता बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगी। शत्रु प्रभावी रहेंगे, भीतरघात होने की संभावना बनेगी, और रुक रुक करके व्यक्ति के काम बनेंगे। पद प्रतिष्ठा को भी कुछ खतरा बन सकता है, इस बात का संकेत गोचर दे रहा है उनकी कुंडली से। अब यदि हम सूर्य और बृहस्पति को भी गोचर का देखते हैं कि उनकी कुंडली में कहां है, तो वो सप्तम भाव में है, और सूर्य भी योग कारक है और बृहस्पति भी योग कारक है। ऐसे में सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति और सूर्य का होना और योग कारक होना इस बात का संकेत देता है कि बृहस्पति जब लग्न को दिखेगा तो ज्ञान में वृद्धि करेगा, विवेक व्यक्ति का जागृत रहेगा। ऐसे में वो हर कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रयास अवश्य करेगा। सूर्य भी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में रहेगा, जो शासकीय सफलता को दिखाता है, शासकीय सुविधाओं को दिखाता है, और लग्न पर दृष्टि डालेगा तो कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करेगा। ऐसे में उनकी कुंडली के अंदर सूर्य दशम भाव में है, और दशम भाव से गोचर का सूर्य दशम में हो रहा है। दर्शकों बड़े ध्यान से समझने वाली बात है ये। कुंडली के अंदर दशम भाव के अंदर सूर्य है, दशम भाव में सूर्य व्यक्ति को शासकीय ताकत देता है। गोचर का सूर्य भी कुंडली के सूर्य से दशम में है। ऐसे में दशम से दशम का संबंध ये राजयोग बनाता है। ऐसे में गोचर का सूर्य भी अपने से दशम में हो और कुंडली का सूर्य भी दशम में बैठा हो तो व्यक्ति को सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बृहस्पति की हम देखते हैं स्थिति, तो बृहस्पति उनके पंचम भाव में है, गोचर का बृहस्पति सप्तम में रहेगा। तो कुंडली से गोचर का बृहस्पति अपने से तीसरा है, और तीसरा स्थान हमारे पराक्रम का होता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही शालीनता के साथ अपनी प्रतिभा का परिचय दे और जिसके कारण से उसे सफलता प्राप्त हो, इसके योग बनते हैं। लेकिन शनि की उपस्थिति जो छठे भाव में बन रही है, ये उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियां दिलवा रही है। यानी राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है जितना वो सोचकर चल रहे हैं। लेकिन 25% के स्थान पर 75% चीजें उनके फेवर में बन रही है। केवल शनि नेगेटिव है, बाकी मंगल, बृहस्पति और सूर्य उनकी कुंडली में पॉजिटिव बन रहे हैं गोचर के आधार पर बात करें तो। ऐसे में 75% चीजें उनके पक्ष में बन रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो शनि नेगेटिव है उसको कंट्रोल करने के लिए मंगल उसके साथ पहले से बैठा हुआ है, और कुंडली के अंदर जो मंगल 11वें भाव में बैठा है उसकी दृष्टि भी छठे भाव पर है, और गोचर का मंगल भी उस समय वहां होगा। तो ऐसे में बड़ी सफलता के योग उनकी कुंडली में बन रहे हैं, गोचर ये बता रहा है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अब उनकी कुंडली के अंदर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर को भी एक बार विचार करते हैं उस पर भी। उन्हें वर्तमान में केतु की दशा के अंदर
बृहस्पति का अंतर आरंभ हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर 2021 के बाद से बृहस्पति का एक अंतर उनको आरंभ हो रहा है, और बृहस्पति से पहले राहु का रहा है, और राहु कुंडली के अंदर उनके छठे में बैठा हुआ है और शनि की राशि में। इसीलिए नवंबर 2020 के बाद से लेकर के दिसंबर 2021 तक का समय राहु के कारण से उनके लिए कुछ गुप्त शत्रु पैदा अवश्य कर रहा था। और ये हमने देखा भी है कि नवंबर 2020 के बाद से योगी जी के लिए कुछ खतरे की घंटी बजी थी, लेकिन किसी तरह से वो चीजें मैनेज भी हो गई। लेकिन दिसंबर 2021 के बाद में ये बृहस्पति का अंतर उन्हें आरंभ होगा, और बृहस्पति उनकी कुंडली के अंदर पंचम में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि दिसंबर 2021 के बाद प्रभावी ढंग से वो अपनी पुरानी कार्यशैली को दोहराएंगे, प्रभाव अपना दिखाएंगे, उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। ये उनकी कुंडली बता रही है, क्योंकि गोचर का भी समय उनके पक्ष का बन रहा है, और दिसंबर के बाद में उनकी कुंडली के अंदर भी समय उनके पक्ष का बन रहा है। ऐसे में केवल शनि के कारण से कुछ हानि उन्हें अवश्य होगी, सीटों में कुछ कमी अवश्य आएगी, या बराबर की स्थिति रह सकती है, लेकिन सत्ता को बचाने में वो कामयाब अवश्य रह जाएंगे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिख रहा है, क्योंकि राजयोग अभी उनकी कुंडली में बना हुआ है, सूर्य कुंडली के उनके दशम भाव में बैठा है, गोचर का सूर्य भी उस समय पर उनको सपोर्ट कर रहा है, बृहस्पति भी भाग्य स्थान को देख रहा है, गोचर का बृहस्पति भी सप्तम भाव में है। ऐसे में सूर्य का सप्तम भाव में होना, गोचर के बृहस्पति का सप्तम भाव में होना, बृहस्पति का अपने से तीसरा होना, सूर्य का अपने से दशम होना, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन उनको सफलता दोहराने में पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। दर्शकों, मैंने बहुत डीप एनालिसिस आप लोगों को दिया है, और इसको देने के पीछे मेरा उद्देश्य मात्र एक है कि मैं आप लोगों को शुद्ध रूप से यह बता सकूं कि ज्योतिषीय आकलन इस समय पर क्या कह रहा है। बहुत से लोगों को मेरी बात हो सकता है समझ ना आए, गोचर का शनि, लग्न का शनि, कुंडली का भाव, ये सब कुछ ना समझ आए, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानते हैं वो सब अच्छी तरह समझ पाएंगे। लेकिन आप लोगों के सामने मैंने एस्ट्रोलॉजिकल सारी चीजें रखी हैं, जो आप लोगों को बहुत बड़ी मदद करेगी चीजों को समझने में। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो भी जब इन कुंडलियों का एनालिसिस करेंगे तो उनको भी बहुत बड़ा फायदा जरूर मिलेगा। यह एपिसोड जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको भी फायदा देगा, जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, जिन्हें पॉलिटिकल केवल विश्लेषण देखना है, उनको भी फायदा पहुंचाएगा। ऐसे में जब चारों की कुंडली मैंने देखी है और सब तरह की चीजों को एनालिसिस करने के बाद में इस बात में मुझे कोई संदेह नजर नहीं आ रहा कि योगी जी यूपी के अंदर दोबारा रिपीट नहीं होंगे। वो अवश्य होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हां, कुछ सीटों में कमी हो सकती है शनि के कारण से, और कांग्रेस भी अपना कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए होगा, यानी कांग्रेस के कुछ वोट बैंक बड़े, इसमें फायदा होगा, सीटों में नहीं होगा। लेकिन यदि कांग्रेस इस बार प्रियंका गांधी जी को इक्के के तौर पे इस्तेमाल करती है, तो फिर योगी जी की कुंडली और प्रियंका गांधी जी की कुंडली बिल्कुल कांटे की टक्कर की बन जाती है। फिर एक ऐसा इवेंट हो सकता है जिसकी कल्पना करना हमारे लिए थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि तब दोनों प्रतिद्वंदी महारथी होंगे, दोनों की कुंडलियां स्ट्रांग है, महादशा, अंतरदशा, प्रतिंतर दोनों की स्ट्रांग है, गोचर भी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो जब दो महारथी लड़ेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो महारथी तय करेंगे, उनकी ताकत तय करेगी, क्योंकि कुंडली यहां पर उस समय पर फिर बराबर का भाव रख के बात करती है। फिर कौन क्या गलती करेगा, किस तरह के प्रयोजन होंगे, ये उस समय देखा जाएगा। लेकिन यदि कांग्रेस प्रियंका गांधी जी को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाती है तो कांग्रेस को केवल वोट परसेंटेज में फायदा होगा, सीटों में नहीं होगा, क्योंकि तब प्रियंका गांधी जी की कुंडली
यूपी के इलेक्शन को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि उनको कोई पद प्राप्त नहीं हो रहा है। दर्शकों, बहुत ध्यान से समझनी है इस चीज को। केवल आप किसी का सहारा लेकर के परिणामों को नहीं बदल सकते। यदि मान लीजिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपना पार्टनर बना लूं जिसकी किस्मत अच्छी है, तो क्या मेरी अगर किस्मत खराब है तो मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। तब लाभ तो होगा, लेकिन पूरा लाभ मेरा पार्टनर लेके जाएगा। मुझे लाभ होते हुए भी कुछ कारण ऐसा बनेगा कि वो लाभ मेरे घर तक नहीं पहुंचेगा। और इस चीज को ध्यान से समझना है। इसीलिए जब तक जिसकी कुंडली पूरी तरह से उसका साथ दे रही है, अगर उस व्यक्ति को आप ड्राइविंग सीट पर बिठाएंगे तभी आपको फायदा होगा। और ये ज्योतिष का बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसीलिए जिसकी कुंडली स्ट्रांग हो उसको आप आगे कीजिए और बाकी लोगों को उनके पीछे खड़ा कीजिए, फिर देखिए उसकी कुंडली कैसे ताकत दिखाती है। और यही इस समय पर मैं आप लोगों के सामने बात रख भी रहा हूं। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस एनालिसिस के अंदर मैंने 100% ज्योतिषीय आकलन दिया है। चाहे बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, समाजवादी पार्टी जीते, बसपा जीते, मैं इस समय पर किसी भी चीज की प्रतिक्रिया से अपने आप को अलग करके आपसे बात कर रहा हूं। जो भी जीते देश हित में कार्य करे, हम सबका भी प्रयोजन यही है। हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सबके अधिकार, हमारी ड्यूटीज सब समान है। हम सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। और ऐसे में मैंने केवल आप लोगों के सामने एक ज्योतिषीय आकलन रखा है कुंडलियों को देख करके। इसको आप अपने अपने तरीके से लीजिए, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कृपया करके मेरे पर पक्षपात का आरोप आप ना लगाएं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं या कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं या बहुजन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं या समाजवादी पार्टी को कर रहा हूं। ना मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, ना मैं वहां वोट देने जा रहा हूं, ना मेरे वोट की अहमियत वहां पर है। ऐसे में यूपी की जनता तय करेगी कि उन्हें कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए। यूपी की जनता तय करेगी कि उन्हें किस तरह का शासन चाहिए, उन्हें किस तरह का व्यक्ति अपने राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए। मैं केवल और केवल आकलन करके आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।